तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट टू। पार्ट हमारा हो चुका था, पार्ट टू पे आते हैं। तो पार्ट टू पे जो सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, वो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या। ऐसे आप ध्यान दें, फील्ड मतलब हो जाएगा क्षेत्र, या तो स्पेस या तो खाली जगह हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक मतलब हो जाएगा चार्ज। एक्चुअली देखिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास। अच्छा, ये जो चार्ज हमारे पास है, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। ठीक। तो होगा क्या कि ये चार्ज, अगर इसके बगल में अगर एक और चार्ज रखा हुआ है, सपोज करते हैं एक ये चार्ज रखा हुआ क्यू डैश, तो क्या लगता है आपको कि ये इस पे फोर्स लगाएगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा। हम लोग पहले प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, इंटरेक्ट करते हैं, या तो रिपल्सन वाला या तो अट्रैक्शन वाला। तो क्या लगता है आपको कि एक दूरी पे रखा हुआ एक चार्ज, इस यहाँ से किसी दूरी पे रखा हुआ चार्ज पे, दूरी ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आर ले लेते हैं, तो इस दूरी पे रखा हुआ चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, तो क्या लगता है आपको? डायरेक्टली लगाता है? ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं लगाता है। ये जो चार्ज है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। ये चार्ज कभी भी इस चार्ज में पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाता है। ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के अंदर ये चार्ज जब आएगा, मतलब अगर ये चार्ज उस फील्ड के अंदर में आएगा, तो ये उस पर फोर्स लगा पाएगा। बस ध्यान आपको देना पड़ेगा क्या, कि ये जो फील्ड है, उसमें कोई भी चार्ज आ जाए इसके अलावा, तो उस चार्ज पे ये क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। तो वो जो फील्ड था, उस फील्ड को इस चार्ज का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं? फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ चार्ज हो गया, मतलब इस चार्ज का अपना एक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र। चारों तरफ का एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आए, तो वो चार्ज एक बल अनुभव करे इसके द्वारा। तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसका? तो इसका। अब सवाल आता है क्या कि सर इसका फील्ड नहीं होगा क्या? तो इसका भी फील्ड होगा, क्योंकि ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। तो जब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसका भी अपना फील्ड होगा, और इसका फील्ड के चारों तरफ क्या होगा? इस तरह से फील्ड बनेगा, तो इसके फील्ड में ये बैठा होगा उस समय। मतलब कि हर एक चार्ज अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तो उस पर एक फोर्स लगता है। किसके कारण? पहले वाले चार्ज के कारण। ठीक है। अगर हम उसके फील्ड में आएंगे तो वो हम पे बल लगाएगा, अगर मेरे फील्ड में वो आ जाए तो हम उस पे बल लगाएंगे। तो इस तरह से फोर्स लगता है। तो क्या, फोर्स लगने के लिए, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगने के लिए फील्ड बहुत जरूरी है। तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात आता है क्या सर की फील्ड किसका किसका हो सकता है? तो ये देखिए, फील्ड हो सकता है एक पॉइंट चार्ज का, मतलब एक चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है, रेस्ट में रखा हुआ, तो इसका एक फील्ड हो सकता है। फील्ड किसका और हो सकता है? तो फील्ड और हो सकता है किसका? फील्ड हो सकता है आपका पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी ऑफ, किसका किसका हो सकता है? पहला, अ पॉइंट चार्ज, और किसका हो सकता है? दूसरा, अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अ सिस्टम ऑफ चार्ज, और किसका हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार, फील्ड किसका किसका हो सकता है? तो फील्ड तीन का हो सकता है। एक हो सकता है क्या, कि पॉइंट चार्ज का, मतलब एक चार्ज अगर किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ फील्ड बन सकता है, पहला बात। दूसरा क्या, अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम मतलब जब दो या दो से अधिक चार्ज अगर एक तरफ रखे हुए कहीं पे हैं, अगर दो या दो से अधिक चार्ज, जैसे सपोज करिए कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और एक चार्ज यहाँ है। अगर दो या दो से अधिक चार्ज
रखे हुए हैं कहीं पर, तो वो सब मिला के एक फील्ड क्रिएट करें, क्योंकि इसका भी अपना फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा। जब सबका फील्ड होगा तो सब मिला के एक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज का फील्ड हो सकता है, और किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का भी फील्ड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपको हम चार्ज डेंसिटी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। सपोज करिए कि अगर एक इस तरह से वायर है और उस पे चार्ज अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, तो इसका भी तो एक फील्ड बनेगा। तो इसका जो फील्ड बनेगा तो उसका फील्ड को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण एक फील्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो तीन तरह कंडीशन बनेगा। आपको नॉन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, उसका फील्ड हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को ये तीनों का पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला आता है, थर्ड वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो भी कैसा वाला, कॉन्टिन्यूअस वाला। तो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस वाला आता है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, जो कि डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसा होगा। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि एक और एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक सबसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग पहले भी इसको काफी 10th क्लास से भी जानते हैं। अगर हम लोग चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, सपोज करें जहां हम लोग चार्ज मान रहे हैं, अगर चार्ज के जगह पर अगर मैग्नेट मान ले, और मैग्नेट को ही मान के चलते हैं कि उसी को हम लोग एक पल के लिए चार्ज बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मैग्नेट आप कहीं पर रखते थे, अगर एक मैग्नेट को कहीं रख देते हैं, तो आप क्या देखते थे कि उस मैग्नेट के चारों तरफ, मान लो कि यहाँ पे एक, अगर आपको कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं, जैसे कि लोहे को ले आए, एक लोहे का बना हुआ कील को ले आए, चाहे एक मैग्नेट को ही, छोटा मैग्नेट को ही ले आए, तो आप क्या देखते थे कि ये इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक, अच्छा, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मैग्नेट है वो अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड के अंदर एक क्या है, एक मैग्नेट या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये वाला जो मैग्नेट था वो उस पे क्या किया, फोर्स लगाया। मतलब ये मैग्नेट का जो फील्ड है उसके कारण उस पे फोर्स लगा, फील्ड के कारण फोर्स लगा। याद रखिएगा, ये मैग्नेट के फील्ड के कारण, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, उसके कारण उस पर फोर्स लगा। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ रखेंगे तब भी फोर्स लगेगा। इसका मतलब कहीं भी रख दीजिए, यहाँ यहाँ कहीं भी रख दें, इसका मतलब अपने चारों तरफ का एक सराउंडिंग एक बना लेता है वो फील्ड का। इसका मतलब इसका जो फील्ड क्रिएट होता होगा ऐसे क्रिएट होता होगा। अच्छा, इसका फील्ड कहाँ तक जा सकता है, अच्छा, इसका फील्ड आगे ही बढ़ेगा। हो सकता है कि यहाँ भी आप अगर चार मैग्नेट को रखते तो वो अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा और दूर ले जा सकते हैं, यहाँ तक बना सकते हैं फील्ड। इसका मतलब फील्ड इसके चारों तरफ ही बनता है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है कि किसी भी चार्ज या किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज ध्यान देना, जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं, सेम सेम चीज आपको यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ना है। एकदम सेम टॉपिक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, यहाँ कूलम्ब्स लॉ पढ़े तो वहाँ भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आधा कवर आपका यूनिट 3 हो जाता है यहीं से। बस बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक है तो वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक है। इलेक्ट्रिक किसके कारण, चार्ज के कारण, तो मैग्नेटिक किसके कारण, पोल के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ के इस चीज को देखेंगे। अच्छा, अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, अभी जैसे कि एक आपको चार्ज, एक मैग्नेट को लेके चले, तो इस मैग्नेट को मान लेते हैं पॉइंट चार्ज बोले, तो उसका एक फील्ड क्रिएट हुआ। अगर हम दो मैग्नेट लेके चले तो और स्ट्रांग फील्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो वही बताना चाह रहे थे कि दो मैग्नेट मतलब एक सिस्टम हुआ, दो चार्ज, दो पोल मतलब मैग्नेट का। अच्छा, तीन अगर ले ले तो और स्ट्रांग बनेगा। इसका मतलब कि एक सिस्टम ऑफ मैग्नेट के कारण भी क्या होता है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाना है तो एक से भी बनता है, दो या दो से अधिक ही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, इट इज इट इज स्पेस, एक स्पेस है, और फील्ड, या एक स्पेस है या तो फील्ड है, अराउंड, किसके चारों तरफ, अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अराउंड अ
पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, या तो फिर और अ सिस्टम ऑफ चार्ज, या और सिस्टम ऑफ चार्ज, या तो फिर एक चीज और लिख सकते हैं क्या, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज अ स्पेस और फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज जिसके अंदर विद विद इन मतलब जिसके अंदर, विद इन विच जिसके अंदर फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्जेज। कहता है कि यह एक स्पेस है या तो फील्ड है, अराउंड की चारों तरफ, किसके, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ, जिसके अंदर विद इन विच फोर्स इज एक्सपीरियंस। अच्छा, कौन सा फोर्स, एक चीज और क्लियर हो जाए, कौन सा फोर्स, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलम्स फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, अनुभव किया जाता है किसके द्वारा, बाय एनी अदर चार्जेज। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बारे में एक जानकारी आपको देते हैं। अच्छा, एक फिगर के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं, सपोज करते हैं अगर ये चार्ज है Q, तो इसका एक फील्ड बनेगा, एक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फील्ड बनेगा। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, उस चार्ज को, जिस भी चार्ज का फील्ड लीजिएगा, फील्ड तो हर चार्ज का होगा, तो जिस चार्ज का फील्ड आप लीजिएगा उस चार्ज को आप सोर्स चार्ज कहिएगा, क्योंकि उसी का बात चल रहा है, तो वही कहेंगे इसको क्या, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब स्रोत है वो चार्ज का। अच्छा, जो चार्ज आप, जिस चार्ज को अंदर लाइएगा, जिसपे फोर्स फील होगा, फोर्स, उसको आप बोलेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो दो तरह का आपको चार्ज मिलेगा, एक सोर्स चार्ज तो एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे, जिसका फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, और टेस्ट चार्ज किसको बोलेंगे, तो जिसको आप लाइएगा, जिसपे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि जब इस चार्ज का जो फील्ड क्रिएट होगा, तो वो फील्ड के कारण उस वो फील्ड के कारण किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि क्या उस फील्ड के कारण इस पे खुद पे फोर्स अनुभव होगा, क्या इसका जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स अनुभव होता है। ठीक, लेकिन क्या अपने खुद के फील्ड के कारण हम खुद पे क्या फोर्स अनुभव कर पाएंगे, तो नहीं, मेरे खुद पे मेरा ही फील्ड हम पर फोर्स नहीं लगा सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खुद का फील्ड खुद पे फोर्स अनुभव नहीं करवा सकता। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर ये फील्ड कहाँ तक जाएगा, अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उसका फील्ड कहाँ तक आगे बढ़ेगा। तो बता दें आपको कि अगर एक चार्ज है तो इसका जो फील्ड है वो अगर देखा जाए थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो उसका फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली तो क्या होगा, प्रैक्टिकली उसका जो फील्ड होगा वो एक लिमिटेड क्षेत्र तक होगा, लिमिटेड डिस्टेंस तक होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज का जो फील्ड बनेगा वो फील्ड थ्योरेटिकली देखा जाए, मतलब थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, मतलब कोई नहीं बता सकता कहाँ तक वो जाके अंत करेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या है कि उसका एक फील्ड लिमिटेड डिस्टेंस तक क्या होता है कि रुकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं तो एक मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप एक लेके आते हैं एक स्मॉल कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप उस सब्सटेंस को थोड़ा दूर कर दें, अब क्या कमजोर बल क्या अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या वीकली, और दूर कर दीजिए तो थोड़ा सा और वीक तरीके से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक समय के बाद आप क्या देखिएगा ना कि वो उसको अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका फील्ड यहाँ समाप्त हो जाता है, एक गोल घेरा बना देंगे और क्या बोलेंगे कि सर इसके बाद इसका फील्ड नहीं है। ये चूंकि प्रैक्टिकली आप करके देख रहे थे इसीलिए आपको क्या लगा कि इस मैग्नेट के से इतने दूरी पे, चाहे इतनी दूरी पर क्या हुआ कि उस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो यहीं तक उसका फील्ड होगा। तो आप एक सर्कल ऐसे घेर लिए और बोल दिए कि सर यहाँ तक फील्ड है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचिए
कि जिस पे फोर्स लग रहा था, इसका मतलब कि उसको अट्रैक्ट अगर करना बंद कर दिया तो हो सकता है कि वो जो जिस पे फोर्स लग रहा था वो मैग्नेटिक सब्सटेंस उतना सुटेबल नहीं हो। अगर उसके अलावा कोई दूसरा उससे भी छोटा सब्सटेंस ले आए मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हो सकता है उसको अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि बड़ा पर था तो फोर्स नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उससे छोटा कर ले तो फोर्स हो सकता है लगा ले। तो इसका इस हिसाब से अगर बहुत छोटा भी लिया जाए, बहुत छोटा लिया जाए तो वो और दूर तक जाएगा। तो कोई नहीं बता सकता, थ्योरेटिकली इसको कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक देखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ तक है, वो एक लिमिटेड दूरी तक फिक्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल क्या आएगा आपका कि सर इस फील्ड जो ये जो फील्ड हम लोग हैं, तो क्या होगा कि जब आगे हम लोग जब इसका डेरिवेशन वगैरह पढ़ेंगे तो क्या होगा कि बार बार आपको इतना बड़ा गोला बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे एक चार्ज हो गया, लेंगे हमेशा एक चार्ज कंसीडर करेंगे और उसका फील्ड का बात करेंगे, तो आपको ये सर्कल बनाने का जरूरत बार बार नहीं पड़ेगा। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, जहां पर फील्ड खत्म हो जाए उसके बाद आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी लिख सकते हैं मतलब कि उसके बाद फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो हम लोग बार बार जो फिगर बनाएंगे कॉपी में हर डेरिवेशन में, सो ऐसा फिगर नहीं लेंगे। हम लोग फिगर क्या लेंगे, ऐसे एक पॉइंट लेंगे, उसको सेंटर मान लेंगे, वहां पे एक चार्ज दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बन रहा है, तो हमको चारों तरफ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद यहाँ के बाद डॉटेड ऐसे डॉट कर देंगे और इन्फिनिटी लिख देंगे। इससे ये पता चलता है कि जहां तक आपका ये रियल लाइन जा रहा था वहां तक फील्ड है, उसके बाद फील्ड नहीं है। तो ऐसे एक सर्कल खींचेंगे तो वही बात बनेगा। तो ये जगह को बचाने के लिए, स्पेस कम करने के लिए हम लोग इस तरह का क्या करते हैं, फील्ड भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आपका एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता तो ये डेफिनेशन और ये लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितने तरह का हो सकता है फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का हो सकते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं दो तरह का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो एक हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन वगैरह और डिटेल से पढ़ेंगे जब थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां डिनोशन वगैरह होगा, कैसे इसको डिनोट करते हैं वो सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, आपको हम एक बात बता दें यहाँ इसका थोड़ा सा डेफिनेशन कि यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे। यूनिफॉर्म को मतलब एक समान, एक ऐसा फील्ड जहां पे मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड या तो फिर एक ऐसा स्पेस बने जहां पे हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड हो फील्ड का, मतलब जो वैल्यू हो फील्ड का हर एक जगह पे एक जैसा हो, और डायरेक्शन जो हो फील्ड का वो डायरेक्शन भी सेम तरफ हो, मतलब एक ही तरफ हो, तो ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, एक ऐसा फील्ड चारों तरफ एक चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड जहां पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड हो, जो वैल्यू हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो, अलग अलग हो और डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाए, तो वैसे को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम लोग डिटेल्स इसको आगे जाके देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और वो कैसे एक जैसा होता है और कैसे एक जैसा नहीं हो पाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखते हैं कि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत को कैसे पता लगाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत होता है वो दूरी के साथ क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे करीब आएंगे तो बढ़ेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी, या तो इसको बोल सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए, हमारा जो नया टॉपिक है, ये एग्जाम में हो सकता है आपको डेफिनेशन इसका पूछ सकता है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या तो इंटेंसिटी किसको कहते हैं, या तो फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। देखो, अभी जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक फील्ड है। वो फील्ड बताता है एक क्षेत्र होता है जिसमें फोर्स लगता है किसी चार्ज पे। लेकिन कभी कभी इस टॉपिक को हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाए, तो वहां पर आप यही समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत के बारे में बात चल रहा है। अब ये टॉपिक कहता क्या है, सपोज करिए कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है। अब एक चार्ज आपके पास है, तो आप अभी क्या देखे थे मैग्नेट वाला में, कि अगर एक आप इसके चारों तरफ एक फील्ड बन रहा होगा। सपोज करते ये इसका फील्ड हो गया, ठीक। तो आप क्या देखेंगे कि अगर एक इस पॉइंट पे यहाँ पे एक चार्ज को रखते हैं, तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि करीब में है। आपको पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। डिस्टेंस के घटने से फोर्स बढ़ता है। अभी देखिए डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इस चार्ज को हम यहाँ ले जाएं, ए से बी के पास ले जाएं, अगर ये चार्ज यहाँ चले जाए, तो अब डिस्टेंस चूंकि बढ़ चुका है तो फोर्स घटेगा। अगर और थोड़ा दूर ले जाएं तो क्या होगा, और डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स और घटेगा। इस तरह से जैसे जैसे दूर जाएगा, तो क्या होगा कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या होगा, घटने लगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो यहाँ पे इलेक्ट ये फोर्स है, उसका ताकत जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ताकत क्या और धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है किसी चार्ज के चारों तरफ, जो फील्ड क्रिएट होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो फील्ड का हर एक बिंदु पे ताकत अलग अलग है। हालांकि आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो सर्कल बनेगा उसमें सेम होगा, क्योंकि अगर सर्कल बनाएंगे तो आपको पता है सर्कल का रेडियस सेम होता है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ ले चाहे कहीं भी ले, तो हर जगह आपको सेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे और सर्कल अगर आपका चेंज कर गया, मतलब रेडियस जैसे आपका चेंज कर गया, मतलब डिस्टेंस चेंज कर गया, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स चेंज कर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसका ताकत अलग अलग होगा। अब सवाल आता है कि उसके ताकत को मेजर कैसे करें। अगर यहाँ इसका जो ताकत होगा, जिसको हम लोग इंटेंसिटी वर्ड भी यूज करते हैं, हिंदी में तीव्रता कहते हैं, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत कहते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या तो उसका जो ताकत होता है, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या तो इंटेंसिटी, जिसको सिंपली कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो आप एक चीज तो जरूर देखिएगा कि हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब इसको ये मेजरेबल मेजरेबल चीज है, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड के ताकत को मेजर कर सकते हैं। तो जब फील्ड के ताकत को मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होता है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, और जिसको आप मेजर करेंगे तो उसका यूनिट भी होगा, और अगर यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, वो या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा, दो इतना सारा चीज हो सकता है। या तो उसका यूनिट आप मेजर कर सकते हैं, उसका डायमेंशन, और उसका क्या स्केलर या वेक्टर पता लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, ये चार्ज हो गया, तो सपोज करते हैं ये फील्ड हो गया, और एक पॉइंट लेते हैं ए, सपोज करते हैं पॉइंट लेते हैं पी, और इस पे एक चार्ज रखते हैं क्यू, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगा, चूंकि पॉजिटिव है तो फोर्स लगाएगा, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं जो फोर्स लगा वो एफ लगा। वेक्टर का साइन देते हैं और डिस्टेंस कोई जरूरत नहीं फिलहाल, लेकिन फिर डिस्टेंस दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पॉइंट पे इसका जो फील्ड यहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे इसका जो फील्ड बन रहा है, उसका जो ताकत आपको मिलेगा वो कब मिलेगा। ताकत ताकत तब मिलेगा, किसी भी चीज का ताकत आप तब निकाल पाइएगा जब अगला को आपको क्या मानना पड़ेगा, इकाई मानना पड़ेगा। मतलब कि इसका अगर ताकत यहाँ निकालना कि इसका इस पॉइंट पे ताकत कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होगा, स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इस चार्ज को आपको 1 लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस चार्ज को आप बड़ा लेके चलिएगा तो क्या हो जाएगा कि फिर इसका भी ताकत यहाँ डिस्टर्ब करेगा, मतलब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो फिर इसका जो इसका फोर्स होगा वो टोटल मेजर नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हम लोग एक ऐसे चार्ज को रखेंगे, एक ऐसे चार्ज को रखेंगे जो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव होगा। यूनिट होगा मतलब इकाई वैल्यू वाला होगा, और पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव है और यूनिट वैल्यू वाला है, मतलब कि एकदम बिल्कुल इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है। अच्छा, बहुत ही छोटा मतलब वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि इसका अपना फील्ड क्रिएट ना हो पाए। अच्छा, इतना स्मॉल है कि वो जीरो भी ना हो सके, मतलब कि क्यू जो नॉट है वो आपका टेंस टू जीरो है। आप मैथ में देखे होंगे कि टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि जो इसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, उसको जीरो नहीं करना। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर आप किस पे फोर्स किस पे लगा रहे हो पता नहीं चलेगा। तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना छोटा होना चाहिए कि वो अपना प्रभाव ना दिखा सके, तब जाके आप इसका यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ये करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी चार्ज के कारण लगाया गया जो बल होता है, मतलब इकाई चार्ज पे, इकाई मतलब डिवाइड में आ गया इसलिए इकाई, चार्ज पे लगा बल, इकाई चार्ज पे लगा बल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इकाई चार्ज पे लगा बल एक ऐसा चार्ज जो यूनिट वैल्यू वाला होता है, उस पर जितना फोर्स लगता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट का होगा और उस पॉइंट पर क्या है कि इकाई चार्ज पे लगने वाला बल। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका कैसा आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिख देते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट का, एट अ पॉइंट इन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, ऑफ अ गिवन चार्ज is the force experienced, is the force experienced by a unit positive positive charge placed at that point, that point। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का होता है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसके, ऑफ अ गिवन चार्ज, एक दिए हुए चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, इज होता है द फोर्स एक्सपीरियंस, जितना बल अनुभव किया जाता है बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, जो कहाँ रखा होता है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट आप लेके चल रहे उस पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करिएगा, अब चूंकि आपको पता है कि कोई भी फिजिक्स में एक ऐसा चीज जिसको आप मेजर कर सकें उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो ये तो मेजर हो रहा है। तो ये जब मेजर हो रहा है तो इसको भी डिनोट करने का एक तरीका भी होना चाहिए। तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसको आप कैपिटल ई से इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप इसको कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं, चूंकि ई जो है वो कोई नया चीज नहीं, वो एक फोर्स ही है, इकाई चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, फोर्स के तरफ होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इसी का डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ होगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, फोर्स के तरफ ही होगा। ठीक, अभी चूंकि फोर्स उधर लग रहा है इसीलिए
इसका भी डायरेक्शन उधर हुआ। जिस समय फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो उसका फोर्स इस साइड इधर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहां तक आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, नॉट लिख सकते हैं, E इक्वल टू एफ ऑल क्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको हम बता दें, ये इसका जो नॉर्मल फार्मूला है, ये जो फार्मूला एक नॉर्मल फार्मूला नॉर्मली लोग लेके चलते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है वो ऐसे होता है, E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है। अब बोलेंगे सर कि ऐसा क्यों, तो आप इसको बताने का जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किए, आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये चार्ज का जो वैल्यू है यूनिट है, मतलब इसका इतना छोटा वैल्यू है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। इसका मतलब कि ये बिल्कुल जीरो के करीब है, बहुत छोटा, मतलब इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए ये लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब है कि जो चार्ज आप लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, वो चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ऐसे। काफी लोग देखते हैं डेफिनेशन लोग बताते हैं तो यहां तक बता के निकल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। आप एनसीईआरटी किताब को पढ़े, हम फिर से आपको बता दें, आप कुछ ना करें, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और देखने के बाद आप क्या करें, एनसीईआरटी किताब पढ़े, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अगर एनसीईआरटी का लैंग्वेज आपको नहीं समझ आता तो कोई एक साइड बुक आप उठा के ले ले, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किताब पढ़ने का आदत नहीं लगाते हैं तो दिक्कत आपके साथ क्या होगा कि टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस आया जाएगा, बताया जाएगा, और छोटा जो 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 भी, अब इसमें जितना कंसेप्ट हम बता दिए हैं, आप कोई भी वीडियो यूट्यूब का उठा के देख लीजिए, कोई वीडियो इतना तक या तो गए होंगे या तो इससे एक दो स्टेप ऊपर गया होगा। अगर ऊपर गया भी होगा तो वो एडवांस के लिए, मतलब कि नीट के लिए या तो मेंस के लिए वहां तक गया होगा। 12th लेवल तक इतना कंसेप्ट कोई नहीं देता है। तो हम पूरा कोशिश किए हैं, ठीक है, कि आपको सब कुछ मिल पाए। तो आप किताब जरूर पढ़ें, किताब में इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक पूरे अच्छी तरीके से मिलेगा। और समय आने पर हमको बताएंगे आपको कि कौन सा किताब और भी ले सकते हैं। अगर आपको हायर मतलब की तैयारी करना है किसी एग्जाम का, तो और कौन सा किताब को फॉलो करें, लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देखें। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी लगा सकते हैं। तो अगर वेक्टर दोनों तरफ लगेगा, आपको पता है लेफ्ट की तरफ वेक्टर लगाते हैं तो राइट भी लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स ऊपर में है तो आराम से लगा सकते हैं, यहां भी लग गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एग्जाम में डिफाइन करने 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, तो आप करेंगे। अब आपको पता है कि इसका यूनिट भी होगा, डायमेंशन भी होगा, इसका यूनिट भी होगा और डायमेंशन भी होगा। अगर इसका यूनिट और डायमेंशन होगा तो यूनिट क्या हो जाना चाहिए, एसआई यूनिट क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए, यूनिट और डायमेंशन पढ़ने के लिए फॉर्मूला काफी होता है। यहां तक आ रहा है रोशन? अच्छा, यूनिट और डायमेंशन पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, आपको रटना तो कुछ है नहीं, समझिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला में यहाँ फोर्स है और यहाँ क्या चार्ज है। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो कितना आ गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक, अगर आप ध्यान दें तो आपको सीजीएस यूनिट भी मिल सकता है, क्योंकि पढ़ा चुके आपको सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका। तो फोर्स का होता है डाइन, और कूलम की जगह स्टट कूलम हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या, डाइन स्टट कूलम, डाइन पर स्टट कूलम। आपको जनरली एसआई यूनिट से काम चले। हम लोग अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। सब कुछ करते हैं कि एक हम सब एक हमारे पास एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि उसके बारे में आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सपोज करते हैं यहाँ तक उसका इन्फिनिटी जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे तो, लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक अदर यूनिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, फोर्स तो ऐसे जाएगा जो कि रिपेल करेगा। आपको पता है जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन या तो उधर ही होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा उधर। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही
आपको एक होगा, मिल जाएगा एक न्यूटन पर कूलम, ठीक है। SI और हो इलेक्ट्रिक जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन और क्या होगा, एक आपको अवे मिल फ्रॉम, जाएगा वोल्ट ठीक है, पर मीटर। इससे ये दूर में इंपॉर्टेंट होगा, है, क्योंकि एग्जाम में पॉजिटिव है आया तो हुआ है, ठीक आउटवर्ड, है। बाहर की तरफ, अच्छा, ठीक है। तो ये और आपका हो अगर गया सपोज इलेक्ट्रिक करिए फील्ड इंटेंसिटी। तो दो चीज हम लोग ये क्लियर कर चार्ज लें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक अगर है, फील्ड क्या ठीक होता है है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मीन्स सिंपली पता चल गया तो क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्या होता है, एक चार्ज के चारों तरफ का एक अगर यहाँ क्षेत्र पे होता है। नेगेटिव चार्ज और अगर आप रखे हुए तो क्या हो जाएगा पी इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, फील्ड इंटेंसिटी उसमें क्या होता है, प्लस उस इसको क्या करेगा, क्षेत्र में हर अट्रैक्ट एक करेगा तो पॉइंट का जो इधर आएगा। ताकत होता है इसका वो क्या मतलब होता अगर है, ये वो अलग फोर्स अलग हो होता गया है। तो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत भी इधर कितना ही होता है होगा, वो क्लियर पता हो लगा गया। लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया इंटेंसिटी से। डायरेक्शन तो ऑफ ये का आपका ये इलेक्ट्रिक हो गया। फील्ड, सिंपल अच्छा, हम एकदम, लोग अब ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा अच्छा, आगे बढ़ के इतना होने के बाद एक कि टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या कि एक रिलेशन रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन बिटवीन बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेशन देख लेते हैं। सपोज करते हैं, अच्छा, मान लेते पहले हैं हम लोग कि जरा एक डायमेंशन देख लेते हैं, क्योंकि चार्ज है डायमेंशन हम लोग का और वो छूटा एक हुआ है। चार्ज हम एक लोग पहले फील्ड में डायमेंशन बैठा देख हुआ है लेते जिस हैं। फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, देन तब कंसीडर, मान लेते हैं कंसीडर अ डायमेंशन हम चार्ज लोग देख लेते हैं। क्यू डायमेंशन इज ऑफ केप्ट या तो प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड का अ डायमेंशन पॉइंट क्या हो जाएगा। फॉर्मूला पी बेस्ड है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन डायमेंशन लिख सकते हैं आसानी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन इन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन हो एन जाएगा इलेक्ट्रिक आप फोर्स का डायमेंशन लगा दें और चार्ज का इन एन डायमेंशन लगा इलेक्ट्रिक दें। फील्ड अच्छा, अब चार्ज की जगह क्यों लिख ऑफ सकते हैं, क्यू नॉट बार बार इंटेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला डायमेंशन बना रहे हैं, चाहे यूनिट बना रहे ई हैं, जरूरी नहीं कि क्यू नॉट लिखा जाए। देन क्यू मतलब चार्ज, ठीक तब है। द कितना हो जाएगा फोर्स इसका, आपको पता है एक्सपीरियंस्ड T-2, ये आपका हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। और याद होगा आपको, देन द अगर फोर्स आप अगर पढ़ते होंगे एक्सपीरियंस्ड तो आपको जरूर याद होगा कि चार्ज का डायमेंशन 80 होगा। जो नहीं पढ़ रहा है उससे तो बाद में मिलेंगे हम, लेकिन फिलहाल याद इसको रखना है 80, ठीक है। बाय द तो ये चार्ज। आपका फोर्स का डायमेंशन और ये हो गया आपका चार्ज का डायमेंशन। तो इसको अगर कहता है हम कि लोग मान निकालते हैं तो लेते क्या मिल हैं कि जाएगा एक आपका, चार्ज क्यू एम है, एल वो टी। रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कहाँ, एक यहाँ पर पॉइंट एक है, पे, पॉइंट पॉजिटिव में क्या है, ऊपर पी। जाएगा तो और वो -3 पॉइंट हो कहाँ जाएगा है, ना, कोई पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक है, ठीक है। फील्ड में, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, का और ये ताकत ऊपर कितना जाएगा है, तो ई क्या हो है, वहां जाएगा का ताकत कितना है, -1। ई। तो ये आपका हो जाएगा तब क्या, देन द फोर्स डायमेंशन ऑफ किसका, एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड का। तो उस तो आ चार्ज के सकता है द्वारा एग्जाम कितना में पूछ फोर्स जाइए, एक्सपीरियंस किया जाएगा। मतलब हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक। में बैठे हुए हैं, हम एक चार्ज हैं और वो हम एक किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं, तो हम पे कितना फोर्स लगेगा। तो आपको अभी देखे थे ई इक्वल टू कितना, आप फॉर्मूला देखे थे ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना, क्यू ई। आप इसको वेक्टर में लिखिए, चाहे जैसे भी करना आपको लिख सकते हैं। ये भी आपका जैक बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो आप जान सकते हैं एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। तो अगर एक कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ हो तो फोर्स कितना लगता है, एफ लगता है। बाकी वेक्टर लगाना हो तो एफ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और क्या ई के ऊपर वेक्टर आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग पहला डेरिवेशन देखते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है, हालांकि इसका एग्जाम में उतना मतलब कि आपसे पूछेगा नहीं ये डेरिवेशन, लेकिन इसका यूज काफी है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे जितना भी डेरिवेशन होगा सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक डेरिवेशन देखते हैं, और डेरिवेशन का नाम क्या होगा कि एक चार्ज है जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। समझिएगा, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। अब उस चार्ज का एक फील्ड क्रिएट होगा। अब उस फील्ड में एक आर दूरी पे, मतलब आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज, एक चार्ज था, उसका एक फील्ड बना। अब उस फील्ड में इस चार्ज से किसी दूरी पे, एक दूरी पे एक कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो फिर एक पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कितना होगा, फिर से समझेंगे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आइए देखते हैं। तो डेरिवेशन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन का, ये डेरिवेशन का क्या हो जाएगा हेडिंग, derive an expression
ऐसा ही क्वेश्चन आपका मिलेगा, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a point charge, due to a point charge और सिंगल चार्ज, या तो फिर और एन आइसोलेटेड चार्ज। ये हो गया आपका क्वेश्चन डेरिवेशन। अच्छा, इसको हम लोग डेरिवेशन को हम लोग नाम देंगे D1 से, इसको D1 बोलेंगे, ठीक है, D1। डी से डेरिवेशन हो गया और 1 से पहला डेरिवेशन। तो हम लोग पहला डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर एग्जाम में सपोज आता है ऐसे आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आता है तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, या तो 2 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा चांस इसका आने का नहीं है क्योंकि इससे अच्छा अच्छा डेरिवेशन आगे है। पहले टॉपिक समझे क्या कहता है कि आपको डिराइव करना है। डिराइव क्या करना है? डिराइव हमेशा एक फॉर्मूला को करते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मूला जो आप बनाते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आपको एक डिराइव फॉर्मूला बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, मतलब ई के लिए। कहाँ पे? किसी पॉइंट के लिए। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट का निकलता है, ठीक है। किसके कारण? तो ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक कोई चार्ज रखा हुआ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण क्रिएट होता है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्रिएट होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण क्रिएट होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, मतलब निकालना है। अच्छा, सिंगल चार्ज भी बोल सकते हैं, अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं पड़ा हो तो सिंगल चार्ज भी बोल सकते हैं, या तो उसको एक अकेला चार्ज, तो आइसोलेटेड चार्ज भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम बदल के क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा पढ़ाया जाता है क्या? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज ना लिख के क्या दे दे, सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, तो बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा क्वेश्चन छोड़ के चला आता है। तो ये सब गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, और आपको बता रहे किताब अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं और कंसेप्ट लेके पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो आप कोशिश करें पूरा, क्योंकि फिजिक्स रटने का चीज नहीं है। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, चाहे कोई भी चीज, केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज रटना पड़ता है, बायोलॉजी में भी रटना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं है, समझना पड़ता है आपको। और समझने के बाद फिर उसको आप उसको याद करिए, या जो करना है करिए, लेकिन पहले समझेंगे। समझने से बहुत सारा चीज क्लियर होगा। इस चीज को समझने के बाद आपको देखेंगे कैसे कैसे इसी के कारण आगे ये चीज बढ़ता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो कोई भी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कंसीडर, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट ओ। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एट अ पॉइंट ओ पर, एंड लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट at point P in the electric field at a distance r from O, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम O लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम पॉइंट O लिख दो। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो लैंग्वेज इतना लिखते हैं, ये लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। ये लैंग्वेज क्या है कि जो क्वेश्चन कहता है उसी के आधार पर लिखे हैं। जैसे क्या कहते हैं कि मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, कितना? प्लस क्यू, ठीक है। कितने? जो कहाँ पर है? किसी पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट पे बैठा हुआ होगा एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। एंड लेट, मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट का निकालना होता है, तो एक आपको टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है, ठीक है। वो भी कैसा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट लेते हैं क्योंकि आपको पता है वो चार्ज बहुत छोटा होता है, वो भी एक पॉइंट पे पड़ा रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा पॉइंट पे रहेगा। तो एट पॉइंट पी। अच्छा, वो कहाँ है? तो वो तो फील्ड में होगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने दूरी पे? एट अ डिस्टेंस आर। अ डिस्टेंस कहाँ होगा? तो वहां उस पॉइंट से होगा, उस पॉइंट से, ठीक है। एक फिगर बना लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे आपका ओ पॉइंट हो गया जिसपे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ। आपको बता चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना हो तो ऐसे बना के आगे ऐसे बढ़ा दे इसको, ठीक।
अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट को P बोल देते हैं और यहाँ पर Q रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऐसा होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, ठीक है। तो यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑन, ऐसे लिखते हैं इसको। नाउ नाउ द फोर्स बिटवीन Q एंड प्लस Q0। अब बताइए कि आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में इसका डिस्टेंस आ रहा है यहां से यहां तक, ठीक है। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड क्या, प्लस Q0, कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0/r² होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में बल कितना लगता है, तो एक चार्ज अपना Q है और एक क्या है, Q0 है, नीचे कितना r²। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में नहीं बना, इसका ये मतलब हुआ कि किसी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का बात हो गया, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाते तो हमको बताना पड़ता कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। अगर डायरेक्शन फिर लेना पड़ता तो फिर कैसे करते हैं वो हम आगे बताएंगे अभी। तो ये हो गया। अच्छा, नाउ, अच्छा, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि E इक्वल टू कितना होता है, F/Q0 पढ़े हैं, ठीक। हमको चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू कितना, F/ कितना Q0। सो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू F की जगह इतना रख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q Q0 कितना r² डिवाइडेड बाय कितना आपका Q0, देख सकते हैं F की जगह पूरा और Q0 की जगह इतना, जरा कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो क्या बचेगा आपका, जो बचेगा F इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये जो चीज है सो इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, 2। कितना आसान था, आप देख सकते हैं। सिंपली क्या किए कि आपको निकालना था, तो क्या किया, सबसे पहले इन दोनों के बीच के फोर्स निकाले। कंसेप्ट आपको पता है कि दो के बीच में फोर्स लगता है। अब आपको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है इक्वल टू F/Q0 होता है, तो F का वैल्यू तो आपको निकाल मिला हुआ था, आप वहां पुट कर दिया और सॉल्व कर दिए। आप रिजल्ट में जरा देखिए ध्यान से कि रिजल्ट में आपको क्या पता चल रहा है। रिजल्ट में आपको ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी पॉइंट का, वो वहां पे रहने वाले टेस्ट चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब इससे इसको कोई लेना देना नहीं। देखिए फॉर्मूला कहीं Q0 आया नहीं आया, इसका मतलब कि इसका जो फील्ड बनेगा, उसका जो इंटेंसिटी होगा किसी पॉइंट पे, वो इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे डिपेंड करेगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं कि E जो है Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब कि अगर चार्ज को ज्यादा अमाउंट में लेंगे, बड़ा चार्ज होगा तो फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा। अगर चार्ज छोटा लेंगे तो फील्ड भी छोटा होगा। अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा। अगर डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इंटेंसिटी भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया एक डेरिवेशन।